सकते हैं और इसमें चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए और रुकिए। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है पहले बहुत-बहुत। सबसे पहले मुझे यहाँ पे बता दीजिए 2 चीज़ें, आपको मेरी आवाज़ क्लियर तरीके से आ रही है? अगर आपको आवाज़ क्लियर तरीके से आ रही है, तो आप एक थम्स अप यहाँ पे बना हुआ वो दे दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊँगा कि आपको आवाज़ आ रही है ना? थम्स अप दे दीजिए, जो भी लोग हैं, ठीक है। मतलब मेरी आवाज़ आ रही है, आप लोगों ने थम्स अप दिया, इसका मतलब ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में, आज की इस चर्चा में। कई सारे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आज पहली बार जुड़े हैं। इन फ्यूचर में लगातार अब अगले 3 महीने 4 महीने तक हमारा साथ बना रहेगा, अलग अलग माध्यमों से। आज हम आपको इससे गूगल मीट के साथ मिल रहे हैं, आगे कल से और उसके बाद में हम जो मिलेंगे आपके साथ, वो मिलेंगे आपको यूट्यूब के माध्यम से या वहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन के माध्यम से। आज हम टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से आपसे कनेक्ट हुए हैं। आप सभी यहाँ पे आए हैं अभ्यास प्रोग्राम के लिए, अभ्यास 1.0 जो प्रोग्राम है, उस 1.0 प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। तो उसमें 2-3 चीजें हैं, पहले उन पे चर्चा कर लें। सबसे पहले अभ्यास का जो सिलेबस है ना, अभ्यास 1.0 का जो पैटर्न है या जो शेड्यूल है ना, वो आप सभी ने देखा होगा। अभ्यास 1.0 प्रोग्राम क्या है? तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम पूरी तरह से एक प्रकार से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें 2 चीजों पे बात की जाएगी, है ना? जिसमें 2 चीजों पे बात की जाएगी। एक चीज उसके अंतर्गत होगी, वो होगी प्री की प्रैक्टिस, है ना? एक वहाँ पे प्री का प्रैक्टिस होगा। दूसरी वहाँ पे जो चीज है वो है आंसर राइटिंग, है ना? प्री की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग। तो पहले तो समझ लेते हैं कि ये क्यों लाए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर हम आपसे बात करेंगे इसमें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए, ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। सो ऑब्जेक्टिव सिंपल है, खासकर जब मैं कोचिंग के रूप में दर्पण सिविल सर्विस को चलाता हूँ, तो लगातार हर बार प्री निकालने के बाद बहुत सारे साथी होते हैं जो आते हैं। प्री निकालने के बाद, प्री का जब भी एग्जाम होता है उसके बाद ज्यादातर हमारे पास जो साथी हैं अभी आते हैं, वो प्री निकालने के बाद आते हैं। प्री निकालने के पहले वाले तो एक अलग प्रकार के अभ्यर्थी रहते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन प्री निकालने के बाद बहुत सारे साथी आते हैं जो सामान्यतः टेस्ट सीरीज के उद्देश्य से आते हैं, या वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है उनका, वो ऑब्जेक्टिव होता है वहाँ पे क्लास को लेके। प्री निकालने के बाद जब वो साथी आते हैं, तो उनके साथ मैं उनमें से 90% के साथ ये जानता हूँ, 90% के साथ ये देखता हूँ कि प्री निकालने के बाद वो 2-3-4 महीने में अपना मेंस के एग्जाम को कवर करने लेना चाहते हैं। लेकिन उस समय पे 2-3-4 महीने में मेंस के एग्जाम को कवर कर लेना और उसके सारे विषयों को पढ़ लेना, सारे विषयों को पढ़ लेना, समझ लेना और उनको एक्सप्रेस कर देना बहुत ज्यादा जटिल होता है। तो कई प्रकार के अभ्यर्थी होते हैं, एक जो 3-4 महीने में कोशिश करके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा सुधार ले आते हैं। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी, लगभग 70 से 80% अभ्यर्थी, वो 4 महीने में थोड़ा बहुत सिलेबस को समझ पाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देते हैं, और वो उस बार उस एग्जाम को बहुत अच्छा नहीं कर पाते। खासकर 2020, 21 और 22 के जो मेन से दे रहे हैं उन अभ्यर्थियों के साथ जो पहली बार देते हैं, ये सामान्य वो होता है। आप या आपके कई सारे परिचित हो सकते हैं, उनके सामने ये घटनाएं घटित होती रहती है। तो ये बात हमने यहाँ पे देखी। अब इसी में बड़ा रीजन क्या था? बड़ा रीजन ये था कि जो बेस बनना चाहिए, देखिए मैं इस बात को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलता हूँ कि पीएससी की तैयारी में अगर आप बगैर बेस के आएंगे, बगैर मजबूती से प्रिपेयर हुए आप आएंगे, तो ये तैयारी आधी अधूरी रहेगी। शायद आप सही तरीके से तैयारी करके आते, आप 1 साल में सेलेक्ट हो जाते, 1 साल में आपका अंतिम चयन हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि आपने पहले तो करी प्री की तैयारी, फिर प्री निकालने का वेट करते रहे, प्री निकलने के बाद फिर अगले 2 महीने में मेंस निकाल के आपने तैयारी की कि हमें अंतिम सफलता मिल जाए। तो ये एक बड़ा कंसर्न बना रहता है, बहुत सारे बच्चों के साथ दुविधा बनी रहती है। तो चूंकि इस बार का जो टाइम पीरियड है, इस बार का जो समय है, वो भी ऐसा ही है। अगर आप देखो, अभी 17 दिसंबर को मेंस का प्री का एग्जाम हुआ, उसका मैच मेंस लगभग 12 तारीख से होने वाला है, उसका मेंस लगभग 12 तारीख से होने वाला है। तो पहली बात है ना कि वहां पे बेटा आप अपना माइक बंद कर लीजिए, प्रतीक्षा आप अपना माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि डिस्टरबेंस बाकी लोगों को भी होगा, मेरी आवाज सही तरीके से समझ नहीं आ पाएगी। प्रतीक्षा आप अपना माइक बंद कर लीजिए बेटा।
लेकिन वो यार कुंडली देखी उन्होंने मांगी हाँ, ये कुंडली, घर की ये आवाजें भी हमें आ रही हैं, है ना? तो आप अपना माइक बंद कर लें, मैंने गलती से उनसे खुल गया बड़ी होगा। होती नहीं, है ना? आप सबको अभी माइक खोल के बात रखने का पर्याप्त मौका दिया जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। बच्चों तो सब सर्रा मतलब उन्हें जो है वो की यूपी की है ना? ठीक है। तो हाँ, तो बात ये थी कि जब वो प्री निकाल के आते हैं, तो मेंस की उतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती है। चूँकि आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं और अभी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस बार की प्री को बहुत बेहतर नहीं कर पाए, या उनका टारगेट जो अभी दिसंबर में प्री हुआ, वो उनका टारगेट नहीं था, वो आगे वाले एग्ज़ाम को करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा है कि उन्होंने कभी भी मेंस की परीक्षा नहीं दी है, ये मेंस में उत्तर लेखन नहीं किया, या मेंस में पहले 1-2 बार दिया लेकिन उतनी गुणवत्ता के साथ उस चीज़ों को नहीं कर पाए। तो उस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हम प्री को और मेंस को साथ में लेके कैसे चलें, और अगला जो प्री है, जो 4 महीने बाद है, उसमें ज़्यादातर साथी अभी पिछले 3 महीने से दिसंबर तक प्री की पढ़ाई कर रहे थे, तो वो कैसे बेहतर कर सके, वो कैसे उसमें बेहतर कर सके, उस बेहतर करने के ऑब्जेक्टिव से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। तो जिसमें अगले लगभग 2.5 महीने तक तो हम प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके पढ़ेंगे, है ना? वो देखते हैं, पढ़ेंगे, और वो पढ़ने के बाद फिर हम उसमें देखेंगे कि उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव उसके अंतर्गत रहेगा कि हम कैसे उसके अंदर गुणवत्ता से वो लाएँ, हम कैसे अपने उत्तर लेखन में दक्षता बढ़ाएँ, कैसे हम साथ में प्री को मैनेज करें, कैसे मेंस को ऑब्जेक्टिव मैनेज करें। ये सब जो ऑब्जेक्टिव के साथ हमने किया, ताकि जब आप मेंस एग्ज़ाम देने जाओ या अप्रैल में आपका जैसे ही प्री निकले, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि मेरा सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा तैयार है। जैसे सिलेबस का कितना हिस्सा, तो 660 नंबर का हिस्सा, लगभग हम उसको बोलेंगे कि 45% हिस्सा प्री और मेंस में कॉमन है। हम वो कॉमन सिलेबस पे बहुत अच्छे कमांड कर चुके हों, जो 660 नंबर का होता है। तो आपको बस उसमें विश्वास करना है ना? उसके लिए हमने ये चीज़ें शुरू की है। अगर आप इस प्रोग्राम में जुड़े हो, अगर आप मेरी बातों को आज सुन रहे हो और ये प्रोग्राम आपने ज्वाइन कर लिया है, तो अब आपको कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना। पहली चीज़ उसमें जो आएगी, वो ये चीज़ रहेगी कि अगर आप इस प्रोग्राम को फॉलो करने वाले हो, तो इसको स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना है। इसके साथ ही कोई दूसरी चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं आने देना, है ना? दूसरी चीज़ों को, जैसे हम 2-4 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे ही हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि यार हमने तो यूनिट 9 कमज़ोर है, यूनिट 9 नहीं पढ़ी। या हम पॉलिटी पढ़ने जाएँगे, तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यूनिट 7 नहीं पढ़ रहा है। तो उस बात पे थोड़ा-सा विश्वास बनाना, अपने आप पे भी विश्वास बनाना, मुझ पे भी विश्वास बनाना। अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो हर पॉइंट जो प्री का है उसको 100% यहाँ पे अपन ने कवर किया है। आप सबने शेड्यूल देखा होगा। मेंस का जो अपन ने कवर किया है, वो 660 नंबर केवल कॉमन वाले टॉपिक को शुरू किया। तो आप उसको उस दिन अगर पढ़ रहे हो, तो आज का जो दिन है, आज का जो टॉपिक है, केवल उसी पे आप मतलब अपना समय डिवोट करोगे। तो मेरी पहली बात, पहली सीख, चाहे तो आप नोट कर लो, आज की जो रिकॉर्डिंग है उसको नोट करके रखना। मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब जब आपको कोई कंफ्यूजन आए तो आज की रिकॉर्डिंग को जरूर देखना, क्योंकि तैयारी के दौरान जब आप एक तो जो है कि टाइम पास कर रहे हो, कोई तैयारी नहीं कर रहे हो, बस बता रहे हो कि पीएससी की तैयारी करें, तो कोई कंफ्यूजन नहीं आता, है ना? तो कोई कंफ्यूजन नहीं आता, सब ढले पे चल रहे होते हैं। एक जब आप बहुत सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं आता, क्योंकि आप अपनी चीजों को, ऑब्जेक्टिव को क्लियर रहते हो। लेकिन आप बीच वाली स्थिति में, कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड भी नहीं हो, बहुत ज्यादा आप क्या नहीं हो, है ना, बहुत ज्यादा मतलब आप ऐसा भी नहीं हो कि बहुत खराब स्थिति में नहीं हो, आप बीच वाली स्थिति में हो, तो क्या कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। कंफ्यूजन किन चीजों को उत्पन्न होता है? कंफ्यूजन इन चीजों को उत्पन्न होता है कि ये टॉपिक को हुआ नहीं है, ये तो पढ़ा नहीं है, ये नहीं समझा। तो इसके लिए आज की रिकॉर्डिंग को जरूर सुनना, है ना, समझने के प्रयास करना कि आज से जब हम कल से शुरू करेंगे, तो कल से आखिरी दिन तक इसी शिद्दत के साथ इसमें लगे रहेंगे। लेकिन आपको हर दिन उसमें चीजों को बेहतर करने का प्रयास करना होगा। जो शेड्यूल बना हुआ है, जो टॉपिक बना हुआ, उसको स्ट्रिक्ट फॉलो करना। तो पहली बात, अगर आप इस प्रोग्राम में चुन रहे हैं, तो इसके शेड्यूल को स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना। स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना, यही एकमात्र सबसे मूल नीड है ना? मूल नीड क्या है कि अगर आपने कल का जो टॉपिक होगा, वो कल के टॉपिक को कवर नहीं किया,
कल के टॉपिक को आपने कवर नहीं किया तो वो अगले दिन बर्डन हो जाएगा, क्योंकि अगले दिन का स्वयं का एक परसों का टॉपिक होगा, तो फिर आपको 2 टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। ऐसा अगर 3-4 दिन इकट्ठा हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, और ये कॉन्फिडेंस डाउन होते होते बहुत लंबे समय तक बढ़ता रहेगा, मतलब उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज कि आप उस टॉपिक को पूरा कवर करने का प्रयास करना, विश्वास करना कि उस टॉपिक पे हमको कमांड बने। तो एक बात, जो टॉपिक कवर करना उसमें दोनों अप्रोच लगाना। पहली बात प्रीलिम्स की भी अप्रोच लगाना, दूसरी बात मेंस की भी अप्रोच लगाएंगे। प्रीलिम्स के हिसाब से उस टॉपिक को पढ़ेंगे, दूसरा मेंस के हिसाब से वो टॉपिक को पढ़ेंगे। अब ये पढ़ेंगे कहाँ पे, उस पर थोड़ा सा अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो पढ़ना कहाँ से है, तो देखियो, एक अगर 2-3 टाइप के अभ्यर्थी यहाँ पे होंगे, सभी के लिए अलग अलग उत्तर होगा कि सर पढ़ना कहाँ से। एक ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार मेंस दिया होगा। ऐसे अभ्यर्थी भी इस ग्रुप में, ज्यादातर उसमें ग्रुप में जुड़े हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो जुड़ेंगे वो 15 तारीख के बाद जुड़ेंगे, क्योंकि अभी वो मेंस दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी है जिन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मेंस दिया हुआ। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से पढ़ रखा, कोई ना कोई नोट्स बना रखे हैं, किसी कंटेंट को पढ़ रखा, तो आप तो जो आपका कंटेंट है, जो भी आपने पढ़ा है उससे पढ़ेंगे एक बात, लेकिन उसको अपडेट करेंगे, उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अपडेट कहाँ से करेंगे, तो कुछ नोट्स दर्पण सिविल सर्विस के जो नोट्स थे वो तो हमने आपको शेयर कर दिए, वो तो आपको हमने शेयर कर दिया। तो उनसे हर यूनिट जो चालू होगी उसके पहले आपको नोट्स शेयर किए जाएंगे, प्री के भी मेंस के भी, है ना। लेकिन मैं पहले मेंस में बता रहा हूँ। तो मेंस में आप कहाँ से पढ़ेंगे, जो आपने पहले से कवर कर रखा है वहां से आप इसको पहले शुरू करने का प्रयास करेंगे। मतलब जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है उस पढ़े हुए से आप पढ़ेंगे, उसको अपडेट करेंगे हमारे नोट्स के, जो हमने आपको ग्रुप में डाल दिया। यूनिट 1 के नोट्स आपको डाल दिए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स आपको डाल दिए, आप उसको अपडेट करेंगे। तो पहले से पढ़े हुए व्यक्ति यहाँ से काम करेंगे। उसको अपडेट कैसे करना, तो आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे नोट्स में नहीं है, सर ने ये नोट्स दिया था, इसमें ये एडिशनल मिला, उससे आप वो कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक कोई रेफरेंस सोर्स ले सकते हैं। आपने पहले कोई भी नोट्स पढ़े हो, उसके अलावा आप कोई और रेफरेंस सोर्स ले सकते हैं। एग्जाम के रूप में मध्य प्रदेश में चलते आकार आईएएस के नोट्स आपने लिए हों, है ना, तो आप उसको निर्माण आईएएस के नोट्स से कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार हमने ये दोनों पढ़ लिए, तो किसी रेफरेंस किताब से उसको वहां पे कंटेंट को एनहेंसमेंट कर सकते हैं, अगर आप कम से कम 2 3 4 बार मेंस दिया है। एक बात, एक किस कैटेगरी के व्यक्ति, एक इस कैटेगरी के व्यक्ति, है ना, एक इस कैटेगरी के व्यक्ति। एक मिनट, है ना, कहाँ से गया, थोड़ा सा आज वाला इंटरफेस हमारे लिए क्या थोड़ा सा नया है, तो वो रहेगा। आज हमने सोचा कि इसकी रिकॉर्डिंग बाद में मानते हैं, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं, जिससे आपको क्या हो, वापस से इसकी वो ना हो। अब ये बात है कि इसकी रिकॉर्डिंग हो पा रही या नहीं हो पा रही, वो तो पीछे तो चलती हुई दिख रही है कि रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन देखेंगे बाद में, है ना। तो बात आपकी समझ आई। पहली बात तो हमने यहाँ पे देखा कि आपको उसको पढ़ना है। तो जो सीनियर अभ्यर्थी थे उनको कैसे करना, तो जो भी आपने नोट्स बनाए, जो भी पढ़े, क्योंकि नोट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। कोशिश ये कर लें नोट्स बनाने में कि आपके जो नोट्स जहां से पढ़ा है उसके अलावा आपने अपने नोट्स बना लिए हैं। नोट्स मेकिंग की प्रोसेस को साथ में बनना, नोट्स मेकिंग की प्रोसेस जो है उसको साथ में करते चलना। तो ये अगली चीज यहाँ पे रहेगी। सीनियर अभ्यर्थी कम से कम 2 बार मेंस देने के बाद, है ना, कई सारे ऐसे अभ्यर्थी जो 2 3 4 बार से मेंस दे रहे हैं, उनके लिए। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले 1 बार मेंस दिया है या उनका मेंस का सिलेबस पहले कवर हो गया, मेंस दिया है या मेंस का सिलेबस कवर होगा, तो वो अभी बेसिक मीडिएटर लेवल पे है ना, बेसिक मीडिएटर लेवल पे 1 बार दिया, मतलब अभी उनकी उतनी ज्यादा गुणवत्ता वहां पे नहीं आई है, लेकिन अगर वो काम करेंगे तो धीरे धीरे वो गुणवत्ता वहां पे आती जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थियों को कोशिश करना है कि आप पहले तो पढ़ें बहुत सारा, जो भी आपके सोर्स हैं उसको देखें कि वो सोर्स सही है या नहीं है। किसी भी सोर्स को सही मानने या नहीं मानने का केवल एक ही फार्मूला होता है ना। वैसे ये फार्मूला पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन एक फार्मूला है कि मेंस के सारे क्वेश्चन देखें, है ना, मेंस के सारे क्वेश्चन देखें और ये देखें कि इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। अगर उस सोर्स से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो तो आप उस पर विश्वास कर सकते हो। अगर उस सोर्स से, उस बुकलेट से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो उस पर विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से देखना, तो इसके लिए आप हमारी किताब का यूज करना, है ना। ये आप सबको लिए वो किताब वरदान है ना। हमने जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की किताब आई है, दर्पण सिविल सर्विस की किताब है, उसमें
मैंने जो किताब लिखी है वो आपके लिए वरदान होगी। आप भले उसको आज नहीं खरीदें, लेकिन आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी समय पे आप वो किताब को देखेंगे तो आपको उससे लगेगा कि आप बहुत कुछ उससे किताब से सीखोगे। वो किताब आपकी तैयारी की सबसे पहली किताब होगी, मतलब आपको उसको लेना ही चाहिए। जो भी आप मार्केट है जहाँ पे भी हो, वहां से आप उस किताब को बुलवा लेना। आपके मुश्किल से 300-400 रुपए में मिलेगी, लेकिन उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। उस किताब को तो जरूर रखना सभी व्यक्ति, मतलब मुश्किल से इंदौर में वो 400-450 रुपए में, 300 रुपए में, 380 रुपए में मिल जाती है। उस किताब को बुलवाना बहुत मदद करेगी। उसका यूज क्या करना वो आते हैं, तो उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आप पहले तो उस किताब में देखना है। अगर वहां पे सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, अर्थात वो नोट्स सही है, वो नोट्स अगर वहां पे लगेगा कि उससे कवर नहीं हो पाए, मतलब वो नोट्स को अपडेट करने की जरूरत है। कहाँ से अपडेट करोगे? वापस मैंने बताया, आप उस नोट्स को बदल लो या अपडेट कर लो। एक हमने जो दिया अभी का एंशिएंट हिस्ट्री का जो नोट्स दिया हमने, वो उस पर हमें पूरा विश्वास है, उसका पूरा फॉलो कर सकते हो। जब कुछ नोट्स कमजोर होंगे तो उनमें खुद बोल देंगे कि भैया ये नोट्स हमारे से मत पढ़ना। जैसे प्री में भी हमने किया था, हमने बोल दिया था कि भाई इंडियन ज्योग्राफी हमारे नोट्स से मत पढ़ना, बहुत बेसिक लिख दिया, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी कोई भी यार बहुत अच्छा पढ़ता है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम आएंगे हमारे नोट्स पे, तो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हमारे से मत पढ़ना, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री तो अपने से पढ़ ही लेंगे। तो एंशिएंट के हमारे उससे जरूर पढ़ना, बात समझ रहे हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये आप पढ़ लें, है ना, आप उसको वहां से पढ़ने का प्रयास करना। तो सेकंड टाइमर वालों को पहले तो पढ़ के देखना कि उसका जो कंटेंट है जहां से वो पढ़ रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं। ये बात मैं मेंस के संदर्भ में कर रहा हूँ। फिर हमारा अगली बात आती है यहाँ पे, जो एकदम न्यू कमर है, जिन्होंने आज तक पेन नहीं उठाया, अभी मेंस को पढ़ना शुरू ही नहीं किया पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से, वो अभी प्री को ही पढ़ रहे थे। प्री में ही वो बहुत ज्यादा इस तक लगे हुए थे, लेकिन अब सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमें मेंस की भी तैयारी करना है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए क्या बोलेंगे? ऐसे अभ्यर्थियों के लिए हम ये बोलेंगे कि आप अगर पहले से प्री की तैयारी कर रहे हो, है ना, अभी क्या कर रहे हो, प्री की तैयारी कर रहे हो, तो अब समय है कि प्री के साथ मेंस पढ़ना शुरू करो। मेंस पढ़ने शुरू करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक कंटेंट को उठा लेना, उसका प्रिंट आउट निकलवाना और उसको पढ़ जाना है। किसको पढ़ सकते हो? 3-4 में वापस से सोर्स बता रहा हूँ, एमपीएससी में यही 3-4 सोर्स चलेंगे। एक हमारे नोट्स जो तो ग्रुप में आपको शेयर कर दिए गए हैं, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वो तो आपको सीधे सीधे जाना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना। दूसरा आप कहाँ से पढ़ सकते हो? दूसरा आप जैसे आकर आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हो, निर्माण के नोट्स पढ़ सकते हो, और भी अलग अलग जगह की कोचिंग है ना, अलग अलग संस्थानों के नोट्स हैं, लेकिन ये तीनों में से आप कोई पढ़ोगे तो आप काफी हद तक बेहतर करोगे। उनसे पढ़ना शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, क्योंकि सबसे पहले उत्तर लेखन की मूल मांग है कि आपने पढ़ा हो। अगर आप पढ़ोगे नहीं और बगैर पढ़े उत्तर लेखन शुरू करोगे तो आपकी सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, आप पढ़ तो बहुत सारा लोगे, आप 100% पढ़ लोगे, लेकिन पढ़ने के बाद भी, लेकिन आपने जितना पढ़ा है उस सारे पढ़ने के बाद भी आपने उत्तर लेखन किया तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता मिलने के लिए जरूरी क्या है कि हमने जो पढ़ा है और जो लिखा है उन दोनों में संतुलित तरीके से बैलेंस बनाया हो, है ना, उन दोनों के मध्य हमारा संतुलित तरीके से बैलेंस बनाओ। तो उन दोनों को संतुलित तरीके से बैलेंस बनाना, एग्जाम्पल के रूप में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को लगभग 3 दिन के हिस्से में बांटा। 3 दिन में आपको, अगर मैंने पीडीएफ शेयर की, वो लगभग 150 पेज की पीडीएफ है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम 50 पेज प्रतिदिन पढ़ पा रहे हों। खासकर ये टास्क पहली बार के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप सिंसियर हो, आप प्रतिदिन के आधार पे 7 से 8 घंटे एकदम शिद्दत के साथ बैठते हो, अपने आप को तपा सकते हो, एक तपस्या कर सकते हो, तो आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत वो होगा, आपको इस प्रोसेस में मजा आएगा। लेकिन अगर आप क्या कर सकते हो, आप अभी क्या है कि अभी आप इतना नहीं कर सकते, तो फिर ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये बात तो हुई कि आपको मेंस में कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। उसकी बात प्री में क्या करना, तो प्री में मैं बोलता हूं, मैं अपना जो सोर्स था उस सोर्स पे विश्वास रखो पहला प्री में, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चे जो होंगे उन्होंने अभी तैयारी की होगी। किस चीज की तैयारी की होगी? 17 दिसंबर से जो एग्जाम हुआ उसकी तैयारी की होगी। तो आप उस सोर्स पे विश्वास कीजिए, पहली बात। दूसरा, उस सोर्स को अपडेट कर लीजिए। अगर आपने एक किताब पढ़ी थी तो उसके साथ ही साथ एक कोई भी दूसरी रेफरेंस किताब को पढ़ो, रेफरेंस नोट्स को पढ़ो, है ना। और ये
बात है इसको पढ़ने का प्रयास करो, है ना। बहुत ज्यादा एक और अभी एक नया रायता फैला हुआ है कि अपने पे विश्वास आपको होता नहीं है। 10 मिनट के बाद यूट्यूब पे जाएंगे, नया वीडियो दिख जाएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे उसमें बर्बाद करेंगे। 1.5 घंटे पढ़ने के बाद समझ आएगा कि ये रायता जो इन्होंने फैलाया 1.5 घंटे में, वो तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा था, बस थंबनेल अच्छा बनाया था, है ना। बस सामने वाले ने थंबनेल अच्छा बनाया था, तो वो थंबनेल के चक्कर में 1.5 घंटे 2 घंटे बर्बाद कर दिया, जिसमें आपको मिला 0, है ना। क्योंकि आजकल ये यूट्यूब के चक्कर में इतना सारा वो हुआ कि व्यक्ति ने अपने उस पर विश्वास करना, है ना। मतलब हम भी, ये मत बोलो हम भी उसी कैटेगरी में है, क्योंकि हमें भी धंधा करना है भाई, सीधी बात ये है। ये सबको अपनी अपनी जीवन चलाना वो लोगों को बेवकूफ बनाने का अच्छा माध्यम वही है, तो हम सब भी वही माध्यम को अपनाते हैं, है ना। लेकिन उससे आपकी बेहतरी नहीं हो पाती है। बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादातर के साथ क्या है, मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाने जाऊंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाने जाऊंगा तो वही चीजें पढ़ाऊंगा जो बेसिक है। लेकिन आपने अगर बेसिक पढ़ लिया तो क्यों वो वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि ज्यादातर 90% व्यक्ति वही पढ़ाएंगे जो आप एक बार पे पढ़ लिया हो। तो भी आप अपने आप पे विश्वास नहीं करते हो, आप 5वीं बार मेंस डिग्री देने जा रहे हो और लगे हुए हो यूट्यूब में। यार 5वीं बार देने जा रहे हो तो जो आपने पढ़ा है किताब में, जो नोट्स बनाया उसमें विश्वास करो ना, उसमें विश्वास करो, उसको अपडेट करो, अपने आप में विश्वास करो। इतना विश्वास होना चाहिए, 1 बार 2 बार के लिए ठीक है, लेकिन होता क्या है, ज्यादातर बच्चे देखते रहते हैं, है ना। अब दिक्कत क्या है इसमें, देखो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़िया आजकल सबसे बढ़िया है कि आपकी आई बॉल की काउंटिंग से सारी चीजें चलती है, कितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सारा निर्धारण वहीं से होता है, आप भी उसी से किसी टीचर की प्रसिद्धि का निर्धारण कर लेते हो। लेकिन उससे आपकी जो होती है ना चीजें, वो आपके लिए नुकसानदेह होती है बेटा। उसको समझने का प्रयास करना कि अगर आपने कोई टॉपिक को एक बार अच्छे से कमांड कर लिए, आपने मानो एग्जाम्पल के रूप में फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, एक बार किताब पढ़ ली, रेफरेंस किताब आपने लक्ष्मीकांत देख ली, तो कोई टीचर 90% या 95% टीचर उससे बाहर नहीं बताएगा। अब मूल अधिकार को एक बार पढ़ लिया है, एक बार आपने यूट्यूब पर सही तरीके से उसको देख लिया था, तो दोबारा से उसको देखने जा रहा है, मतलब आप अपना समय बर्बाद करो। अब आपको वो चीजें कहाँ पे मिल सकती है, वो किसी रेफरेंस किताबें में ही कोई एडिशनल चीज मिल सकती है, कहीं पे प्रैक्टिस करोगे उसमें एडिशनल चीज मिल जाएगी। लेकिन ऐसे करने से मत उलझो, है ना। आजकल मतलब पीएससी में ना सिलेक्शन होने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है, आप सब अपने आप में देख रहे होगे कि आप सब कितना समय व्यर्थ कर देते हो इन चीजों में। ज्यादा से ज्यादा समय हमें किताबों के साथ गुजारना चाहिए, हमें पेपर के साथ गुजारना चाहिए, हमें बुक के साथ गुजारना चाहिए, क्योंकि जब उनको गुजारेंगे तो हमें अपनी कमियां समझ आएगी, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि एकदम चल रहा है कि हाँ यार ये यूट्यूब पे लाइव पढ़ा रहे हैं, इनको देख रहे हैं 500, तो हम भी उस भेड़े चाल में लग गए। रिजल्ट भी वही भेड़े चाल वाला आता है ना, रिजल्ट भी भेड़े चाल वाला आता है कि ज्यादातर बच्चे नहीं होते सेलेक्ट, आप भी नहीं होते, क्योंकि आप भी तो उसी भेड़े चाल का हिस्सा थे, है ना। उस भेड़े चाल में मत चलिए बेटा, मेहनत कीजिए। और वो मेहनत जितनी अभी भी खासकर पीएससी या सिविल सर्विस के एग्जाम में किताबों के साथ रह के जो मेहनत हो सकती है, अपने नोट्स के साथ रह के जो मेहनत हो सकती है, अपनी प्रैक्टिस से जो मेहनत हो सकती है, वो केवल बैठ के लेटे लेटे, है ना, बैठ के लेटे लेटे आराम फरमाते हुए यूट्यूब पर सुन के, या बैठ के लेटे लेटे क्विज लगाते हुए खाना खाते खाते उससे नहीं सफल हो सकती। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, इस पर विश्वास करना पड़ेगा। ये मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से। अब ये नहीं बोलेंगे उसमें, मैं बाकी टीचर का नहीं बोल रहा, मैं स्वयं का बोल रहा हूँ कि हम भी उत्तरदायी है, हमें भी कोई कोर्स आएगा, मतलब वो तो हमें भी उसमें देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल टीचर को उसी से जज करते हैं, तो हम भी उसी का एक हिस्सा बन गए हैं, है ना। उसी मार्केट का हम भी हिस्सा है। लेकिन उसमें आपको हिस्सा नहीं बनना, आपको हिस्सा क्या बनना, अपनी कमियों पे, अपने वीकनेस पे आपको ध्यान देना, उससे आप बेहतर करने का ध्यान देंगे, उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी कि क्या करना। तो प्री में मेरा जो था, मैं वापस से भटक गया मुद्दे से, है ना, आपको 2-4 मिनट का ज्ञान देने लगा, लेकिन ज्ञान देना ऑब्जेक्टिव नहीं था, आपको सही सुझाव देना ऑब्जेक्टिव था। तो प्री में ये बोलना है कि जो भी आपने सोर्स पढ़ा उसके अलावा देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किताब में ये मिल सकते हैं, कौन सी रेफरेंस किताब हो सकती है, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा, इसको आप मैनेज करेंगे, ठीक है। तो पढ़ना क्या है वो मुझे लगता है एक बार आपको समझ आया होगा। पढ़ने के बाद, है ना, पढ़ने के बाद अब उसमें बाकी मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, मैं पहले अपनी बात खत्म कर देता हूं, उसके बाद फिर आपको लूंगा। पढ़ने के बाद पैटर्न क्या होगा, पैटर्न यह होगा कि प्रतिदिन के आधार पे अब से आपको कल शाम को एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है। तो एंशिएंट हिस्ट्री कैसे पढ़ना, पहले तो मेंस के पूरे नोट्स जो भी है उनको पढ़ना, साथ ही साथ जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा था उसको रिवीजन करना, उसको रिवीजन मोड में रखना। अगर आपने प्रीलिम्स 17 दिसंबर के लिए तैयार किया था, तो मैं कुछ रेशो को ऐसे बता सकता हूँ कि आप एक दिन में मानो 5 घंटे पढ़ते हो, आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ते हो, तो 3 से 3.5 घंटे
आप मेंस वाले नोट्स, मेंस वाली बुकलेट को पढ़ना। वो बुकलेट, वो नोट्स जो हैं, वो किताबें आपकी समझ को बढ़ाने का काम करेंगी, आपकी समझ बहुत बेहतर तरीके से वहां से बढ़ेंगी। लेकिन उसके अलावा आप 1 से 1.5 घंटे प्रतिदिन क्या करना, जो भी आपने पहले प्री पढ़ा था उन चीजों को पढ़ना। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो इसको डबल कर लो, है ना। 10 घंटे पढ़ते हो तो इसको डबल कर लो कि भाई आप 7 घंटे क्या करो, 7 घंटे आप क्या करो कि वो जो अपने के पास नोट्स हैं उनसे उनको पढ़ो मेंस के हिसाब से, और 3 घंटे आपका जो प्री है उनको पढ़ो, उनको लिखो और उसको अपडेट करो। केवल उसी में अटके मत रहना, उनको अपडेट करना। अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक सोर्स, चाहे मैंने नोट्स दिए वो भी परफेक्ट नहीं होंगे, ये बात को आप समझना, है ना। ये बात को मैं समझना कि वो परफेक्ट नहीं होंगे, आपको उनको समय के साथ अपडेट करना होगा, बढ़ाना होगा। ये बात देखना होगा कि यहाँ से 3 में आकर, 5 में आकर, 11 में आकर में क्या आ सकता है। इसके लिए कहाँ से पता चलेगा, तो इसके लिए 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए, 2 किताबें आपके पास जरूर होनी चाहिए। पहला, एक तो मेंस की सॉल्व पेपर जो हमारी वाली है वो वाली आप ले सकते हो, मार्केट में कोई और, वैसे अब मार्केट में कोई और आती नहीं है जब से हमारा आया है, तो आप उसी को ले सकते हो। दूसरा, प्री का भी कोई सॉल्व पेपर लेना। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने बैठे तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंशिएंट हिस्ट्री में पहले कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 मार्कर में क्या पूछा गया, 5 मार्कर में क्या पूछा गया, 11 मार्कर में क्या पूछा गया, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे, है ना, क्योंकि इससे आपको एक प्रकार से आइडिया लगता है कि क्या पूछा गया, प्री में क्या पूछा गया, मेंस में क्या पूछा गया। तो सबसे पहले जब भी पढ़ने बैठो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ के बैठो, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ के बैठो कि क्या पूछा गया। जब वो टॉपिक खत्म हो जाए तो उन आंसर को लिख के देखो, उन आंसर को लिख के देखो प्रीवियस ईयर वाले कि आपसे बन रहे हैं या नहीं। बन गए, आपने लिख लिया। लिखने के बाद वो जो किताब है उससे मिला के देखो कि आपने कितने तथ्य वहां पे लिखे हैं, कितने तथ्य आपके मिस हुए, इनको भी आपको देखने का प्रयास करना है ना, इनको भी देखने का प्रयास करना। तो ये एक बिंदु थे जो मुझे लगता है कि आपको पढ़ने में किस प्रकार की रणनीति आपकी होनी चाहिए, उस बात को मैंने आपके साथ बताया। ठीक है, तो ये तो पढ़ने की। अब प्रक्रिया क्या होगी, तो डेली शाम को आपको पेपर मिलेंगे, प्री के पेपर मिलेंगे, 25 क्वेश्चन मिलेंगे, मेंस के वो मिलेंगे। प्री के क्वेश्चन पेपर के लिए, है ना, प्री के जो रहेंगे उनके लिए क्या रहेगा, प्री के जो पेपर रहेंगे उसमें आपको 25 क्वेश्चन को गोले भर के प्रैक्टिस करना है। गोला भरना, एक ओएमआर हमने फॉर्मेट आपको भेज दिया 25 क्वेश्चन वाला, तो ओएमआर वाले फॉर्मेट में गोला भरना बेटा, और उसको गोले भर के रोज काउंट करना कि कितना सही हुआ। एक बात। दूसरा, मेंस के लिए आप एक कॉपी का फॉर्मेट बनवा लो। सबसे बेहतर होगा कि 3 अलग अलग स्पाइरल बनवा लो, एक 3 मार्कर की स्पाइरल बनवा लो, एक 5 मार्कर की स्पाइरल बनवा लो, एक 11 मार्कर की स्पाइरल बनवा लो, ऑनलाइन वाले। तो पहले 3 मार्कर एक कॉपी में लिख लिया, 5 मार्कर एक कॉपी में, 11 मार्कर एक कॉपी में, या जो कॉपी बनाई उसकी एक स्पाइरल कर लो। क्योंकि आप तो क्या करोगे, कॉपी तो आपके पास होगी, आप तो फोटो खींच के स्कैन करके पीडीएफ बना के हमें भेजोगे, तो आपकी कॉपी तो आपके पास बनी रहेगी, लेकिन वो कॉपी कहीं घुमेगी नहीं, वो आपके पास हमेशा रहेगी। तो उसको स्पाइरल कर लेना, है ना, उसको स्पाइरल कर लेना और उसमें आपको लिखना। तो सबसे पहले प्री के क्वेश्चन लगाओ, 25 क्वेश्चन लगाए। प्री के क्वेश्चन जैसे ही लगाए उसके बाद मेंस के क्वेश्चन लगाए। आप पेन उठाओ, लिखना शुरू करो। पहले दिन आपसे नहीं बनेंगे, कुछ टॉपिक बनेंगे, लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये मैं डिस्कशन क्लास का हर दिन का भी दावा नहीं कर रहा हूँ। देखो, मैं डिस्कशन क्लास तब करता हूँ जब ऑफलाइन में मेरे साथ बच्चे रहते हैं। भोपाल में क्या है, बहुत ज्यादा मेंस देने वाले, प्री देने वाले भोपाल में बच्चे नहीं रहते हैं, तो कई बार वो सामने बैठते हैं, तो फिर मैं डिस्कशन करता हूँ। अगर भोपाल में ऑफलाइन में बच्चे नहीं आते तो फिर मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ। मतलब सीधी बात, मैं तभी क्लास बेहतर तरीके से ले पाता हूँ जब मेरे सामने कोई सुनने वाला होगा। मुझे फालतू में वो यूट्यूब पे पढ़ाने में अभी उतना मजा नहीं आता, शायद हो सकता है इन फ्यूचर में मजा आने लगा, लेकिन खुले में पढ़ा के मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मेरे सामने अगर बच्चे बैठेंगे, वो 7 बजे बच्चे बैठेंगे, तो मैं जरूर डिस्कशन क्लास हर दिन लूंगा। हर दिन बताऊंगा कि आज के 3 मार्कर में क्या लिखना था, 5 मार्कर में क्या लिखना, 11 मार्कर में क्या लिखना। देखते हैं ऑफलाइन में अगर होंगे तो वैसे, क्योंकि अभी तो ऑफलाइन में काफी सारे बच्चे हैं, वो रुकेंगे तो फिर जरूर डिस्कशन करेंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं करेंगे, वो वहां पे। अब आपने जो कॉपी हमें भेजोगे, है ना, जो कॉपी आप लिख के भेजोगे तो उसको पीडीएफ बना के भेजना। पीडीएफ बना के भेजोगे, उसके नाम, फाइल के नाम, आपका नाम और जो दिन का टेस्ट है वो दिन का टेस्ट नंबर आप लिख के हमें भेजोगे। हम कॉपी हमारे पास आएगी तो लगभग वो 24 से 48 या 72 घंटे कर लेते हैं। जैसे आज कॉपी आई तो आज कॉपी ग्रुप 2 बार खोलेंगे। ग्रुप 2 बार कब खोलेंगे, तो जैसे शाम को हमने 7 बजे से 8 बजे के बीच में खोल दिया। सभी लोग व्यक्ति ने 7 बजे से 8 बजे जिन्होंने लिखा उन्होंने अपनी कॉपी ग्रुप में डाल दी। एक बार ग्रुप खुल गया है, दूसरी बार ग्रुप जो खुलेगा वो अगले दिन खुलेगा सुबह 7 बजे से 8 बजे या
सुबह 8 से 9 बजे, तो आपने दिन में 8 से 9 बजे अपनी कॉपी डाल दी। दिन में 2 बार सभी व्यक्ति अपना अलार्म लगा लेना कि इस समय कॉपी भेजना, आप अपनी कॉपी भेज दोगे। उसके बाद हम उस कॉपी को हमारे पास आएगी, लगभग उसको 48 घंटे से 72 घंटे करते हैं, क्योंकि मैं 24 घंटे बोल देता हूं तो कई बार आप बोलते हैं सर 24 घंटे हो गए अभी आई नहीं, क्योंकि कई बार व्यवहारिक हो जाता है कि बहुत सारी कॉपी होती है तो 24 घंटे में नहीं हो पाती। तो 48 से 72 घंटे में हम वो कॉपी को रिव्यू करके आपको दे देंगे। कॉपी में बेसिक रिव्यू होगा। कॉपी में जब रिव्यू होगा तो आपको उसमें मार्किंग तो मिलेगी, कमेंट बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, कमेंट भी मिलेंगे, इंडिविजुअल प्रश्न पे कमेंट मिलेंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होंगे। आपको उसमें इंप्रूवमेंट करना होगा, कैसे उसको बेहतर तरीके से यूज करें। तो जैसे ही आपकी कॉपी पर कमेंट होके मिले तो पहले तो अपनी कॉपी को देखना, उसी दिन जब आपको पेपर होगा उसके अगले दिन आपको मॉडल आंसर भी मिल जाएगा, तो मॉडल आंसर से मिलाना। अगर मेरी डिस्कशन क्लास हुई तो उसको मिलाना, जो भी मैंने बोला डिस्कशन क्लास में मॉडल आंसर में वो आपकी कॉपी में लिखा जाना चाहिए। वो आपकी कॉपी में लिखा जाना चाहिए कि सर ने ये पॉइंट एडिशनल बोले, ये कंटेंट एडिशनल बोला, वो आपकी कॉपी में लिखा जाना चाहिए। वो आपने वहां पे अपनी कॉपी में लिख लिया। जब आपने अपनी कॉपी में लिख लिया तो उसके बाद आप ये देखो कि मुझे तो यहाँ पे ये प्रश्न था थीमाकर का, मुझे 2 अंक मिले, लेकिन बाकी साथियों की कॉपी देखना। आप समय के साथ अन्य साथियों की कॉपी को देखने में वो हो जाएंगे कि किसकी कॉपी देखना, कौन आपका कॉम्पिटिटर है। ग्रुप में ओपन ग्रुप होगा, सभी ग्रुप में कॉपी डालेंगे, तो आपको जो जिसकी सबसे अच्छी कॉपी मिलती है, जिसको सबसे अच्छे अंक मिलते हैं, उसकी देखना कि वो क्या लिख रहा है कि उसको मार्क्स अच्छे मिल रहा है, या मेरे बराबर कंटेंट लिख रहा है लेकिन इसको मार्क्स अच्छे क्यों मिल रहा है, उसको समझने का प्रयास करना। तो 2-3 स्तर पर समझना, कॉपी को आने के बाद 2-3 स्तर पर समझना। पहला तो जो हमने रिव्यू करके भेजा उससे, उसके पहले जो मैं आंसर राइटिंग करवा रहा हूं उससे, और एक और, हाँ इसके पहले एक और कि आपको कुछ आंसर राइटिंग में कुछ वीडियो को देखना है। आपको कल के उत्तर लेखन से पहले एक टास्क है, कल के उत्तर लेखन से पहले जो व्यक्ति यहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आधे ही लोग जुड़ पाए हैं, है ना, आधे ही लोग जुड़ पाए जितने लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पे जुड़ पाए हैं उनको मैं आंसर राइटिंग के 4 वीडियो अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ। वो चारों वीडियो आप जरूर तरीके से देखना, है ना, आंसर राइटिंग को शुरू करने के पहले। कल से मैं फिर बात करूंगा आंसर राइटिंग पे, लेकिन उन 4 वीडियो को आप देख लोगे तो आपके अंदर पेन उठाने का हिम्मत आ जाएगा, आपके अंदर पेन को उठाने का हिम्मत आ जाएगा। तो वो काम भी आप करने का प्रयास करना, उनको देखना। उनके बाद 3 स्तर पे देखना है। सबसे पहले जैसे ही आपने लिखा, मॉडल आंसर से मिलाया, हमने जो कमेंट किया उसको अपनी कॉपी में अपडेट किया, क्योंकि हम तो सॉफ्ट कॉपी में भेजेंगे। आपने अपनी कॉपी में लिख लिया कि सर ने ये कमेंट किया, और उसके बाद आप बाकी साथियों की कॉपी को देखना। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, तो इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट आपका कहीं पे नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एक प्रोसेस होनी चाहिए वो सारी प्रोसेस है। क्या प्रोसेस, क्या समस्या आती है बच्चों के साथ? सबसे पहले तो समझ नहीं आता। 90% बच्चे बोलते हैं कि सर हमें समझ नहीं आता, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं होता। यहाँ पे मार्गदर्शन हम दे रहे हैं, आपको उत्तर में कमेंट करें, फिर आपको ये पता नहीं आता चलता है कि सर दूसरे कैसा करे, तो दूसरों की कॉपी देखो ना, उसमें आपको पता चलेगा। फिर आपको ये समझ नहीं आता कि मैं कैसे बेहतर करूं, तो उसके लिए हम जो डिस्कशन क्लास दे रहे हैं, हम जो पॉइंट बता रहे हैं, उनको अपनी कॉपी पे अपडेट करना बेटा। अगर आप ये करोगे और आप एकदम अपने प्रति ईमानदार व्यक्ति हो, ये बात नोट करना, इस वीडियो को सुनना, इस वीडियो को जब अपना ये पूरा प्रोग्राम खत्म हो मेंस का, उसमें अगर आप अपने प्रति ईमानदार व्यक्ति हो तो आपका सुधार होना निश्चित है ना, आपका सुधार होना निश्चित है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं पे कोताही कर रहे हो, क्योंकि कोताही होती ही है ना, मैं एक बात बोलता हूँ, उसको भी वापस ओपन मंच पे बोलूंगा, इसको तो मैं चाहता हूँ बोलना कि मैंने जो पीएससी में देखे यार, उसमें से अगर 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो सिंसियर मात्र 20 बच्चे 25 बच्चे होते हैं, 75 बच्चे टाइम पास करते हैं। ये बात बहुत सत्य है, बहुत सत्य है, बहुत सत्य है ना। क्योंकि जैसे आप टीचरों को गाली देते हो कि भाई ज्यादातर टीचर फर्जी होते हैं, है ना, ज्यादातर टीचर आप लोगों ने जैसे बना रखा कि ज्यादातर टीचर फर्जी होते हैं आप लोगों की, वैसे मेरे साथ भी ये कंसर्न है कि यार मैं बोलता रहता हूँ बेटा मेहनत कर लो, बेटा तुम्हारा सुधार नहीं हो रहा है, तुम्हें इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तुम्हारे थीम आकर नहीं पढ़ रहा है बेटा, तुम मेहनत से नहीं पढ़ रहा हो, लेकिन वो बेटा को समझ नहीं आता है। तो ये एक बड़ी कंसर्न होता है, ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि बहुत सारे बच्चे वो सिंसियर नहीं हो पाते, दुख होता है। मैं उनको देखता हूँ कि यार इसमें जितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए 1 साल 2 साल, अब तो ऐसा हो गया कि मैं 5-5 सालों से व्यक्तियों को देख रहा हूँ नहीं सुधर रहे हैं। जैसे मैंने पिछले ऑडियो लेक्चर में भी दिया था कि भाई जैसे कई सारे बच्चे हैं जो आज से 3 साल पहले लिख रहे थे, उनकी कॉपी मुझे 3 साल पहले की ध्यान आ गई कि ये बच्चा जो था ये 3 साल पहले हमारे मेंस महाअभ्यास में लिखता था, आज भी उससे गंदा लिख के भेजा है। तो मुझे उस पर दया आती है कि ये क्या कर रहा है यार, क्यों इंप्रूव नहीं कर पा रहा है ना। इसको तो उस समय भी मेंस महाअभ्यास में कई बार बताया था कि बेटा लिख लो, तो ये क्या कमी हो रही है, क्या समस्या आ रही है, वो सुधार करना पड़ेगा। तो आपको ये तीनों स्तर के सुधार को सीखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि
क्योंकि अगर आप ईमानदार व्यक्ति हो, तो आप मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पे सुधार होगा। लेकिन वो सुधार आपको, उस सुधार के लिए जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिदिन 5-7 घंटे से कम मेहनत कर रहा है तो वो इस प्रोग्राम में 2-4 दिन में उसका उत्साह खत्म आ जाएगा। सप्ताह के एंड होते होते, आज 1 तारीख है, 7 तारीख तक आपको अपनी वास्तविकता का पता चल जाएगा कि आप कितने मेहनती हो, कितना कर पाते हो। क्योंकि फिर उसके बाद 7 तारीख के बाद हर व्यक्ति नया नया एक्सक्यूज देता है, सर ये समस्या आ गई थी, ये प्रॉब्लम आ गई थी, ये प्रॉब्लम आ गई थी। ये एक्सक्यूज सुनने को बनते हैं। मुझे तो आजकल क्या हो गया, इन सबका एकदम आदत हो गई है ना। इन सब की क्या हो गई है, एक आदत हो गई है कि हाँ यार ये तो क्या है ना, ये तो क्या है कि ऐसे चीजें चलती रहती है। दूसरा स्टूडेंट आके यही बोलता है तो मुझे, मैं ठीक है बोलता सुनता हूँ, लेकिन आदत पड़ गई है। क्योंकि हर आदमी आके वही बताता है, सर ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई। अरे यार, जो सफल होते हैं ना वो प्रॉब्लम नहीं बनाते, वो ये बताते ये प्रॉब्लम आई थी लेकिन सर इसका ये सोल्यूशन निकाल लिया और इतनी मेहनत मैंने करके बता दी, है ना। क्योंकि जिनका रिजल्ट आता है वो मेहनत करते हैं। तो इस बात को समझने का प्रयास करना। देखो, दया आती है ना, क्योंकि मतलब गया भी आती है, कई बार गुस्सा भी आती है। गुस्सा भी आती है, कोई आगे बोल रहा है तो मुझे उस पर लगेगा यार इसका क्या करूं, है ना। एक तो मैं बहुत सारे बच्चों से जेन्युइन बोलना चाहता हूं कि बेटा पीएससी बस की बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि यार कैसे उनसे बोलें, है ना। मतलब ये बहुत जेन्युइन बात है, आपको भी कई बार समझना चाहिए। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, देखिए इसमें बिल्कुल मैनिपुलेशन वाली बातें नहीं है। कई सारे बच्चों के साथ ये आता है कि वो 4-4 साल 5-5 साल से कर रहे हैं तैयारी, और 5 साल के बाद भी उनसे पेन उठाते नहीं बन रहा है, या वो उत्तर लिख रहे हैं तो ऐसा लिख रहे हैं कि माशाल्लाह, मतलब उसमें एक अलग तरीके की वो हो जाए, है ना। उसमें उत्तर देखते से, जैसे आपने देखा होगा अभ्यास में भी कई सारे लोगों ने लिखे। अब तुम बोल रहे हो मैं 4 साल से पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और तुमसे बेसिक उत्तर नहीं लिखा जा रहा है ना। तुमसे नहीं लिखा जा रहा कि हड़प्पा को, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहा जाता था। तो मतलब तुम्हें तैयारी नहीं करना चाहिए यार, तुम गलत सेक्टर में आ गए। ये नहीं बोल रहा कि तुम गलत व्यक्ति हो, गलत सेक्टर में आ गए, इसमें तुम्हारी रुचि नहीं है। कोई दूसरा काम करो, बिजनेस करो, शायद हो सकता है कि तुम विश्व में सबसे अच्छे बिजनेसमैन मिल जाओ। हो सकता है कि तुम अभिनय करो तो विश्व में सबसे अच्छे अभिनेता हो, वो एकदम बात सही है, लेकिन ये सेक्टर नहीं है। बात समझ रहे। मैं किसी व्यक्ति को नहीं बोलूंगा कि वो अयोग्य है, वो अयोग्य नहीं है, वो जिस सेक्टर में आया वो उसके अनुकूल नहीं है, केवल इतनी सी बात है ना। तो इसको बात को समझना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टेज पे रुक रहे हो, बहुत दिनों के बाद आपका मन नहीं लग रहा है या आप उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके अलावा भी विकल्पों को सोचना चाहिए। पीएससी एक छोटा सा हिस्सा है ना। ये पूरी दुनिया है, इसका बहुत बड़ा संसार है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। आप भी अभी तैयारी कर रहे हो तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान देते हो। जब 2-4 साल 5 साल हो जाएंगे तो आप उससे ज्यादा अपने सेक्टर में खुश रहोगे। क्योंकि कई सारे बच्चों को जानते थे जो पीएससी की तैयारी करते बहुत मेहनत के साथ करते थे, हमारे साथ थे, लेकिन आज वो अपने जो भी काम कर रहा है, कोई कॉलेज में प्रोफेसर है, कोई अपना स्टार्टअप कर रहा, कोई अपना बिजनेस कर रहा, कोई व्यक्ति जो है वो अपना म्यूजिक बना रहा है, कोई अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो अपने सेक्टर में शायद पीएससी वालों से कई गुना ज्यादा खुश है बेटा। तो इसके लिए इसको मानना, ये मत मानना, इसको जीवन मत बनाना, है ना। इसको जीवन मत बनाना, मजा आए जरूर करना, बहुत मेहनत करना, अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत करना, है ना, उतनी मेहनत करना। लेकिन जब आपको लगे कि यार यहाँ पे नहीं हो पाया तो दूसरे सेक्टर में भी जाना। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, उनको उनका बहुत जेन्युइन, मतलब बहुत जेन्युइन बच्चे हैं, वो बहुत तरीके से बोलते हैं कि सर मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मेरा अभी यहाँ पे सफलता नहीं मिल पाई। तो उनसे केवल एक प्रश्न होता है मेरा, एक बहुत सिंपल प्रश्न है जो आपसे भी पूछूंगा कि आप ये बोल सकते हो कि मेरे जीवन में इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। जब आपके अंदर यह विचार आ जाए ना कि इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं हो सकती तो आपको छोड़ देना चाहिए। बात बहुत सिंपल है। आपको जब ये लगने लगे ना कि इससे ज्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर सकता तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपको ये लगे कि यार अभी तो मैंने अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई करी ही नहीं है, तो फिर आप क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। तो हर बार हर दिन हमको ऐसा करना है कि इससे बेहतर मैं कर नहीं सकता। आज के दिन का प्रयोग मैंने सबसे बेहतर किया, और ये पूरा जो टाइम पीरियड का इसका प्रयोग मैंने सबसे बेहतर किया। आपके अंदर जिस दिन फीलिंग आ जाएगी उस दिन रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन रिजल्ट आ जाएगा। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, और तब तक आप कसम बने रहोगे। ठीक है, तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखना। ये थोड़ी सी ज्ञान की बातें हो गई, लेकिन पहले दिन मैं हूँ, है ना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें और इस टाइप से विश्वास नहीं करता। मेरा काम है पढ़ाना, ईमानदारी से पढ़ाता हूँ और बच्चे से उम्मीद करता हूँ वो ईमानदारी से पढ़े। लेकिन कुछ मुझे भी लगता है कि हाँ यार
ये चीजें गलत कर रहे हैं, इसमें सुधार करना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसके लिए वो चीजें आपको बता दी, है ना, वो चीजें आपको बता दी ताकि आप उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी आप सब पढ़ाई करना, बहुत पढ़ाई करना, कल से पढ़ाई करना एकदम शुरू कर दो। जो भी आपका, है ना, एक कई सारे बच्चे हो सकते हैं जिनका पिछला एग्जाम जो अभी दिसंबर वाला बहुत अच्छा नहीं किया, इसमें बस अगर आपको ये लगे अच्छा नहीं गया तो विश्वास मानना, थोड़ी सी पढ़ाई कम करी थी। अब अपने आप से बोलना कि इस बार उससे ज्यादा पढ़ाई करूंगा, उससे ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं निश्चित तौर पे सफल होऊंगा। और आप अपने आसपास मेहनती लोगों को सफल होते हुए देख रहे हो, चाहे जो 2019 का रिजल्ट आया, 2020 का रिजल्ट आया, बाकी अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें आप ये जान रहे हो कि जो भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसको सफलता तो मिल रही है ना, उसको सफलता तो मिल रही है। तो बस यार विश्वास करो और आप भी लगो, है ना, क्योंकि आप आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद अपने आप से ये नहीं बोलो कि मुझे जो करना था, मुझे एक समय मौका मिला था, मुझे एक समय अवसर दिया गया था, उसमें मुझे मेहनत करना था, मैं अपने जीवन को बदल सकता था, लेकिन मैंने उस समय पे अपनी मेहनत नहीं की, मैंने उस समय पे कोताही बरती। ये मत सोचना बेटा, है ना, ये उस समय पे मत सोचना, बाकी बहुत सारी मेहनत करना। ये आज के लिए ही बातें। अब अपन बातें जब भी मिलेंगे, है ना, जब भी मिलेंगे पहले तो डेली अपन डिस्कशन करेंगे, फिर वीक में एक दिन अपन इस प्रकार का सेशन को रख लिया करेंगे। इस प्रकार के सेशन में हम क्या करेंगे, जब भी मिलेंगे तो फिर बातें भी करेंगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ज्ञान आगे नहीं दूंगा। आज का ही ज्ञान समाप्त हो गया, है ना, आज की प्रक्रिया भी समाप्त हुई। अब आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे अपने प्रश्नों को बताइए कि क्या आपके प्रश्न है, क्या आपके डाउट है, वो आप मुझे बता दीजिए, तो फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे, यानी कि, है ना। तो आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, जैसे एक दो प्रश्न थे उनको मैं पहले ही सॉल्व कर देता हूँ। जैसे किसी का प्रश्न था कि सर 2020 वाले 2022 वाले बच्चों को कुछ बता दिए आंसर राइटिंग को। तो देखिए 2022 को बताने का समय निकल गया है, क्योंकि आज से 7 दिन के बाद आपका एग्जाम है। मेरे पास ऐसी कोई भी जड़ी बूटी नहीं है कि मैं 7 दिन में ऐसा कोई बता दूं जिससे ड्रास्टिक तरीके से चेंज हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल एक चीज बताऊंगा, जो भी आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखना, बहुत ज्यादा विश्वास रखना। दूसरा, पेपर में कुछ भी छोड़ के मत आना, पेपर में एक क्वेश्चन भी छोड़ के मत आना। तीसरा, 7 दिन में जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, और लिखते समय समझने का प्रयास करना। एक बात, बेसिक उत्तर राइटिंग में, बेसिक उत्तर लेखन में कोई दिक्कत हो, आपको बेसिक उत्तर लेखन नहीं पता हो, तो मैं अभी ग्रुप में कुछ वीडियो डाल रहा हूँ, उन वीडियो को देख लेना, उससे आपको बेसिक उत्तर लेखन में सहायता मिलेगी। एक बात, ठीक है। उसके बाद आप उस एग्जाम को फोकस करना। दूसरे, ऐसे प्रकार के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अभी 7 तारीख से होने वाला मेंस तो देने वाले हैं, लेकिन उसके बाद मतलब उन्होंने ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, उनको ये मैं बोलूंगा कि आप 15 दिन तक इस प्रोग्राम पर बिल्कुल ध्यान मत देना, आप अपने मेंस को देना। जैसे ही 15 जनवरी को आप निकलो, उसके बाद इसको करना, उसके बाद इसमें लगना, जो भी कमी हो वो आपको मिलेगी। क्योंकि एक बार के एग्जाम को देने से, एग्जाम हॉल में बैठने से आप 1 साल की तैयारी में जितना सीखते हो ना, वो केवल एक बार के एग्जाम में बैठ जाने से सीख जाते हो, ये बात होती है। तो आपको करना क्या है, केवल एग्जाम में जाके बैठना, समझने का प्रयास करना उस माइंडसेट के साथ। अच्छा, बैठना ऐसा नहीं है कि जाके बैठेगा, पढ़ के जाना, मतलब जितना पढ़ सकते हो, जितनी आपकी क्षमता पढ़ के जाना, तो वो आप सीखोगे। आप कितने ही टेस्ट लगा लो, कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, नहीं सीख सकते हो, है ना, नहीं सीख सकते हो। लेकिन एग्जाम में जाके सीखने से बहुत ज्यादा सीखोगे। तो आप तो पहले एग्जाम में जाओ, उसमें अच्छे तरीके से अटेंड करो इन्हें, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। अब आपके जो भी प्रश्न होंगे आप मुझे बताइए, मैं उनके उत्तर दूंगा। कल शाम से इसका टाइमिंग होगा 6 बजे से 7 बजे। कोशिश करें कि पहले प्री के टेस्ट लगा लें, 10 से 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आप लगा लेंगे। जैसे ही आपके प्री के क्वेश्चन हो, उसके बाद आधे घंटे का आंसर राइटिंग करें। 5 क्वेश्चन 3 मार्कर वाले होंगे, उसके बाद 4 क्वेश्चन 5 मार्कर वाला, 11 मार्कर वाला 1 क्वेश्चन होगा। निर्धारित समय में करने का प्रयास करें, आधे घंटे का समय आधे घंटे में करें। लेकिन 45 मिनट भी लग रहा है अभी, कोई इशू नहीं है, आप 45 मिनट भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको करने का प्रयास करना, ठीक है। तो ये मुझे लगता है सारे व्यक्तियों को चीजें कंफर्म हुई होगी। प्री के नोट्स में भी कोई चाहिए दिक्कत हो तो प्री की भी जो यूनिट होंगी, प्री के भी जो नोट्स हमारे होंगे दर्पण सिविल सर्विस को, उनको शेयर कर देंगे। लेकिन प्री के नोट्स में बहुत ज्यादा आप वो मत करना, है ना। प्री के नोट्स तो आपने जो पढ़े उस पर विश्वास करना। प्री के नोट्स हमारे उतने इफेक्टिव नहीं है, हिस्ट्री वाले हमारे एमपी वाले नोट्स बहुत इफेक्टिव है, हमारे यूनिट 9 के बहुत इफेक्टिव है, लेकिन जो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री है, वो उतने इफेक्टिव नहीं है। तो उसको आपने जहां से पढ़े वहीं से पढ़ना, है ना। ईमानदारी की बात जो है, मेंस के नोट्स बहुत इफेक्टिव है, लेकिन प्री के नोट्स में है क्या,
सब हिस्ट्री पढ़ के रखते तो हमने उतना उस पर ध्यान नहीं दिया, और एक्चुअल में बहुत सारे काम चलते रहते हैं यार, तो उसको अपडेट नहीं कर पाया, सीधी बात ये है, उसको अपडेट नहीं कर पाया। अपडेट करने का हर बार सोचते हैं कि यार अपडेट करेंगे, मेंस अक्टूबर में हो जाएगा तो नवंबर में अपडेट कर देंगे। अब वो पीएससी वाला इतना मतलब बना रहे हैं कि वो हर कभी मेंस बढ़ा देते हैं, फिर प्री बढ़ा देते हैं, तो उतना समय ही नहीं मिल पाता कि वो चीज़ों पर काम करें। क्लास में जो बच्चे आते हैं उनको क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत सारा नया नया चीज़ें लिखवा देते, बहुत सारी नई चीज़ें करवा देते, लेकिन वो नोट्स मतलब ऐसा भी नहीं है कि जीरो है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितने अच्छे होने चाहिए इस टीम पर उतने अच्छे नहीं है। मेंस वाले बहुत अच्छे हैं, है ना, मेंस में एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स आपको बहुत मदद करेंगे, उनको कर लेना। ठीक है, अब आप बताओ, तो कालू जी आप बताइए, कालू जी आप बताइए, पटेल साहब, है ना, आप बताइए, आपका जिसका भी जो प्रश्न हो वो अपनी बातें रखो, है ना। हाँ अंजलि आप बताओ, जिसका भी जो प्रश्न हो अपनी माइक खोल लो और बताओ बेटा, है ना। सर सर 3 मुझे नंबर ये का क्वेश्चन होता है जो, हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा। सर 3 नंबर के क्वेश्चन में शब्द सीमा 10 नंबर की होती है, 10 10 शब्द शब्द लिखना। होती है, हाँ आपने प्रश्न पूछा था, आपका ये प्रश्न था कि सर 3 अंक में 10 शब्द की शब्द सीमा होती है, ज्यादा लिखेंगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। 3 लाइन लिखना है, उसमें 10 शब्द, 15 शब्द, 20 शब्द भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप ये मानोगे कि 10 शब्द लिखना, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो लिख रहा होगा 20 शब्द। अब हमारे सामने जब कॉपी आती है तो हमें ये लगता है कि जिसने 10 लिखे वो कम लिखा। इसमें बात करेंगे, ये कैसे लिखे जाते हैं इस पे बात करेंगे। इसके लिए कल की क्लास, मतलब जो डेली अपनी आंसर राइटिंग सेशन होगा उसको अटेंड करना, और उसमें कैसे लिखना है, तो थीम आकर में प्रश्न क्या है पहले उसको देखेंगे, फिर उसमें पॉइंटर देखेंगे कि पॉइंट बनाए, हमें 6 से 7 पॉइंट बनाना, मतलब मैं तो मिनिमम बोलता हूँ 4 पॉइंट बनाना, 6 से 7 पॉइंट बनाना, तो 6 से 7 पॉइंट के लिए जितने शब्द यूज लगेंगे उतने शब्द अपन यूज करने का प्रयास करेंगे, यानी कि ठीक है। तो बिल्कुल मार्क्स कटते नहीं है कहीं पे भी, है ना, मार्क्स किसी भी कंडीशन में कटेंगे नहीं, बढ़ेंगे ही, है ना। तो कटने वाली तो अपनी चीजों में आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हाँ थैंक यू चलो, सर। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताओ, है ना, आपका कोई भी कंफ्यूजन हो यस बेटा सर। बताओ। हाँ अंजलि। सर हाँ मुझे ये पूछना था कि हाँ। जैसे मेंस के मेरे पास आकार के नोट्स हैं पहले से, हम्म हिंदी मीडियम के, हम्म और जो आपने अभी मेंस के भेजे हैं तो मैं दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, और उसमें जो आकार में नहीं अपडेटेड है तो मैं उसे हाँ अपडेट कर रही हूँ। एग्जैक्ट देन एग्जैक्ट यही कहना है ना। हाँ, एंड मुझे ये पूछना था कि जैसे हम मेंस का पढ़ते हैं, वैसे भी हम मेंस का डिटेल में पढ़ते हैं पूरा, तो मुझे प्री पे अलग से फोकस करने की जरूरत है क्या? क्योंकि इतना टाइम मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम मैं दे नहीं पाती हूँ प्री के लिए फिर। ठीक है, देखो मतलब मेंस का पढ़ेंगे प्री ऑटोमेटेड कवर हो जाता है, लेकिन हमारे एमपीपीएससी वाले जो पेपर सेटर हैं वो इस बात को इतने बेहतर तरीके से नहीं करते। वो प्री के लिए एक अलग टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, जो कई बार मेंस के उत्तर लिखते समय हम अपने नोट्स में कंटेंट में वो नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए प्री के जो कन्वेंशनल फैक्ट होते हैं, चाहे वो आपकी लूसेंट की किताब हो या जो भी आप सोर्स हो, उनको पढ़ना जरूरी है। तो समय दो उसको, भले आधे घंटे का समय दो। देखो ज्यादा समय देने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आपने दिसंबर के लिए उसमें पूरा समय दिया होगा, मेंस पे यस समय सर। नहीं दिया होगा। तो जितने में वो जो पढ़ा है वो रिवीजन हो जाए और थोड़ा बहुत अपडेट हो जाए, उतना समय दो उसमें, बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो सर आपने जो उस बार प्री के जो हाँ नोट्स दिए थे ना, हाँ हाँ वो वाला कोर्स भी मैंने किया था उस टाइम पे हाँ भी, तो हाँ मेरे पास वो प्री के नोट्स रखे हैं ऑलरेडी, उनके सारे प्रिंट आउट रखे मेरे हाँ, पास। आप वो उनका यूज और करना, वही वाले हम शेयर करेंगे बेटा, वही ठीक वाले। है, तो मैं उनका यूज कर हाँ लेती हूँ उनका बाकी लोगों सर। को भी वही नोट से शेयर किए जाएंगे, तो मैं आपको उनको ही ठीक है। शेयर करूंगा इन्हें, ठीक है। वो ठीक मतलब है। हमारी तरफ से तो वो परफेक्ट है। बाकी जब हम क्लास हम्म लेते हैं तो और भी चीजें अपडेट करते हैं, लेकिन अभी आप उतना भी कर लोगे ना तो वो मोर देन हम्म। इनफ है, ठीक है। ओके। सर मुझे एक और चीज पूछना था कि जैसे ओएमआर शीट जो हम रखेंगे इसकी, प्री और मेंस दोनों की, मतलब मेंस की आंसर राइटिंग शीट और प्री की ओएमआर शीट, तो दोनों का सेम पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल नहीं सकते हैं ना? बेटा, देखो इस बार प्री का और मार्क का हम स्कैन नहीं कर रहे हैं। वो एक अच्छा। हेडक होता है, कुछ बच्चे भेजते हैं कुछ नहीं भेजते, अलग अलग टाइम पे भेजते हैं। तो प्री को तो आप हम्म। अपने से मिलाना, प्री का हम इवोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, है ना। हम मेंस का इवोल्यूशन करेंगे, जरूरत उसकी है। प्री में तो आपने 25 क्वेश्चन डाले, प्री का जस्ट टेस्ट हुआ, उसके 15 मिनट के बाद मैं आंसर भेज दिया करूंगा। प्री के आंसर ठीक तत्काल है। बाद मिलेंगे, जैसे ही आपने क्वेश्चन लगाया मेंस का लिखे, प्री का टिक करके आप अपने से मिला लेना, सर ये वाला हमारे इतने नंबर आए, वो आप अपने से तो मिला सर लेना ये है।
है ना। सर ये दोनों क्वेश्चंस जो आप क्वेश्चन वो पेपर देंगे तो ये दोनों टेलीग्राम ग्रुप पे ही हाँ देंगे ना? टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में है ना। ठीक है। और सर टेलीग्राम। मुझे एक और चीज हाँ पूछनी थी कि जैसे हम अभी तो मेंस को साथ में लेके चल रहे हैं हाँ प्री के, हाँ। बट अभी जब 2-2.5 महीने बाद प्री का थोड़ा प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो एग्जाम पास अपन आते देखिए, आते। आपने शेड्यूल देखा होगा तो आपको ये पता होगा, हाँ। हम भी मेंस को साथ में लेके केवल 9 मार्च तक चल रहे हैं। 9 मार्च के बाद से हमने मेंस को टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है, आप यस शेड्यूल सर। देखना, तो उसके बाद फिर अपन पूरा हाँ। फोकस हो जाएंगे। 9 मार्च आपका 28 तारीख को वो है, तो एग्जाम के 1.5 महीने पहले तक अपन पूरी तरह से वो हो जाएंगे, किस पे ओरिएंटेड हो जाएंगे, पूरी तरह से अपन प्री पे ओरिएंटेड हो जाएंगे। प्री पे। शेड्यूल आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 9 मार्च के बाद करंट अफेयर्स है, और 17 मार्च से अपने एफएलटी चालू हो रहे हैं। ठीक है। यस सर। हाँ। और सर एक और चीज, लास्ट चीज, कि जैसे अगर मैं वर्किंग हूँ तो मैं फिर जॉब के साथ साथ थोड़ा सा क्या है ना कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितना टाइम और ज्यादा मैं दे सकती हूँ उससे कम ही दे पाती हूँ, बिकॉज ठीक है। थोड़ा ऑफिस के कारण भी हेक्टिक हो जाता है स्केड्यूल मेरा। ठीक है। तो उसके बाद क्या है ना कि अगर मैं पढ़ भी रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक सब्जेक्ट मैंने खत्म किया, उसके बाद अगर मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी, तो ज्योग्राफी के साथ क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहला सब्जेक्ट मैं भूलती जा रही हूँ। देखो, एक तो मैं सिद्धांत बताता हूँ इसमें, 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा बेटा। ये हम्म। बहुत यूनिवर्सल सिद्धांत है ना, मैंने इस साथ पहले भी चर्चा की है। रिवीजन का सिद्धांत, इसको मैं यस। अपने व्यवहारिक जीवन से बताता हूँ इन्हें। समझना, हम्म। मैं कोचिंग में बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप भी आते होंगे बहुत सारे। कोई बच्चा एक बार आया, एक बार आने के बाद 1 महीने के बाद वो आएगा, 1.5 महीने के बाद आएगा, तो उसको बताना मुझे पड़ेगा कि सर मैं आया था, मैं इस दिन मिला था, आपसे ये बात हुई थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। बात समझना। लेकिन एक बार वो व्यक्ति आया मेरे पास कोचिंग में, उसके 15-20 दिन बाद वो मुझे कहीं पे रोड पे दिख गया, कहीं मार्केट पे दिख गया, तो मुझे कुछ ध्यान आएगा कि ये व्यक्ति तो वहां पे आया था। अगर 15-20 दिन बाद वो फिर मुझे कहीं पे टकरा गया, तो मुझे ध्यान रहेगा कि हाँ यार ये व्यक्ति है, ये यहाँ पे मिला था, मैं तेरी कोचिंग में भी आई थी, ये बात आया था। फिर कहीं पे मिल गया, एक आध बार कोचिंग आ गया, तो मैं पूरा उसके व्यक्तित्व से अवेयर हो जाऊंगा। कैसे? क्योंकि मैंने उसको बार बार देखा। अगर वही व्यक्ति 6 महीने बाद आता तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता, मतलब जनरली होते ही है, हर दूसरे दिन यही घटना है मेरे साथ तो घटित होती। क्यों हो पाया? क्योंकि मैं उसको बार बार देख रहा हूं। तो ये केवल आपकी समस्या नहीं बेटा, जो भी पहली बार पीएससी की तैयारी कर रहे होते, खासकर पहली दूसरी तीसरी बार दे रहे होते, उनके साथ ये ऑब्वियस सी बात है कि चीजों को भूलते हैं। सिलेबस इतना बड़ा है और वो बहुत ज्यादा व्यावहारिक सिलेबस नहीं है, तो उसको भूल जाते हैं। उसका हमारा दिन प्रतिदिन में कोई यूज नहीं है ना। दिन प्रतिदिन में यूज होता है तो चीजें याद हो जाती है। आप ऑफिस में काम करते हो, रोज काम करते हो, आप किसी भी चीज पे काम करते हो, आपके सबकॉन्शियस में फीड हो गई होगी, इनका व्यावहारिक जीवन में उपयोग नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें उसका जितना ज्यादा हो जाए रिवीजन करना है। तो आपको अपने प्रतिदिन के शेड्यूल में रिवीजन का एक समय रखना ही चाहिए। अगर आप 5 घंटे भी पढ़ रहा हो तो मैं तो ये बोलूंगा कि आधे से 1 घंटे रिवीजन के लिए समय रखो ही। और रिवीजन का आपने, अगर मैं उसको बहुत सामान्य सिद्धांत जो बोल रहा था कि किसी टॉपिक को पढ़ा, 7 दिन के बाद उसके रिवाइज कर लिया, तो वो 80% आपके मोबाइल मेमोरी में रहेगा। उसके 7 दिन या 15 दिन के बाद रहा तो वापस से वो 80% रहेगा। और उसके 1 महीने बाद रिवीजन कर लिया, 3 या 4 बार रिवीजन होगा, तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाएगा। लेकिन होगा क्या कि एक बार तो आपने बहुत इंटेंसिटी के साथ पढ़ा था, दूसरी बार 2 महीने बाद पढ़ रहे, तो फिर वो भूला हुआ सा लगेगा, है ना, भूला हुआ सा लगेगा। तो रिवीजन करना, सब अपने हिसाब से रिवीजन करना, ये बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपको सिलेबस के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस आएगा। तो रिवीजन जरूर करो, समय अपना रिवीजन के लिए जरूर रखना है इन्हें। ठीक है, ये है इसमें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ, अब बताएं मोहित जी क्या बोलना चाह रहे हैं। ड्रीमर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ड्रीमर का नाम मुझे नहीं पता है, जो भी बोलना अपने माइक को। हाँ मोहित बताओ। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता था, इंग्लिश मीडियम के नोट्स मिल पाएंगे कब बेटा तक? देखो, हमारे नोट्स इंग्लिश मीडियम में अभी सारे रेडी नहीं हुए हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बहुत दूसरे काम चल रहे हैं, किताबों पर काम चल रहा है, ट्रांसलेशन में 3 मार्कर 5 मार्कर और PYQ वाले। तो इंग्लिश में नोट्स बेटा अभी रेडी नहीं हुए। हमारे नोट्स तो इंग्लिश में नहीं मिलेंगे, हमारे केवल हिंदी में ही अभी, है ना। मतलब हम करवा रहे हैं ट्रांसलेट, लेकिन पेपर 3 की कुछ यूनिट ट्रांसलेट हो पाई थी, उसके बाद हमें PYQ ट्रांसलेशन में चले गए, फिर 3 मार्कर का ट्रांसलेशन चल रहा है, अभी 5 मार्कर और 11 मार्कर आना, तो उसमें ट्रांसलेशन में चले गए। तो वो भी एक बड़ी कंसर्न है। मतलब ये एक दूसरे प्रकार की समस्या जो एक कोचिंग में करते हैं, वैसे आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन
होता क्या कि अच्छे काम करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, तो हमें ट्रांसलेशन करवाना, तो इंग्लिश में जो ट्रांसलेट कर सके ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। कुछ लोग मिलते हैं, काम करते हैं, फिर उनको लगता है अगर वो योग्य हैं तो उनको लगता है कि सर हम पीएससी निकाल लेंगे, हम यहाँ पे काम क्यों करें, है ना। दूसरा, जो अयोग्य हो उनको मैं क्यों रखूंगा मतलब उनके साथ ये कि भाई मेरा क्यों वो समय खराब करूंगा, तो वो एक बड़ी कंसर्न हो रही। तो इंग्लिश में काम करने वाले अच्छे व्यक्ति मिल नहीं पा रहे, क्योंकि ज्यादातर साथी जो है वो हिंदी में हो। अभी जो कुछ साथी इंग्लिश वाले हैं, मतलब ज्यादातर साथियों का मेंस है ना, क्योंकि वो ट्रांसलेशन का काम वही व्यक्ति करेगा जिसने कम से कम 3 मेंस दिया हो। ये हमने बैरियर लगा दिया कि भाई ट्रांसलेशन उसी से करवाएंगे हमारे नोट्स का जिसने कम से कम 3 मेंस दिया। अब 3 मेंस वाला मेरे पास मिलता नहीं है, मिलता है तो फिर वो थोड़े दिन के बाद बोलता है कि सर मैं अपना ही कर लूंगा, या पढ़ाई ही कर लूंगा। तो ये एक बड़ी कंसर्न हो रहा है। ठीक है, कोशिश करेंगे नहीं सर, अभी फिर भी 3 कभी लोग भविष्य में मिलने की उम्मीद है कि नहीं? मतलब इंग्लिश में नहीं, आप हमसे तो अभी उम्मीद नहीं करो, है ना, हमसे तो उम्मीद नहीं करो। ठीक है, हमसे अच्छा उम्मीद ठीक नहीं है, करो इंग्लिश में। थीम आकर की बुक ठीक है। फिर इंग्लिश भी में सर है। सोर्स सोर्स तो बता ही देंगे आप, इंग्लिश में कहाँ से मिल पाएंगे? सोर्स क्या रहेगा फिर इंग्लिश से पढ़ने का? ये तो बड़ा कसमकस वाला प्रश्न है ने। इसके लिए सबसे बेस्ट एक लकी फोटो काफी है इंदौर में है। ठीक है, उसको फोन करना हाँ और वो आपको बेस्ट हाँ हाँ। सजेशन देगा। मैं किसी का भी बताऊंगा ना तो बहुत नहीं है। एक मैं नाम ले सकता हूँ हिंद एकेडमी का, यानी कि, है ना, आप एक बार उनके नोट्स हिंदी, देखना हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि सर उनके अच्छे हैं, है ना। आप एक बार हिंद एकेडमी के नोट्स पता करवा लेना, उनके सर को कॉल कर लेना वहीं पे नंबर पे और उनसे बात कर लेना। सैंपल देखने को मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि मेरे पास कोई एग्जैक्ट नहीं है बेटा, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो हिंद का ही बताते हैं कि सर हिंद में अच्छे हैं, यानी कि, तो मैं उनका नाम ले सकता हूँ अभी तो, है ना, वो भी मेहनती ठीक है हैं ठीक नहीं, है। और वो है। सर आप लकी फोटोग्राफी वाले को कॉल करोगे ना तो वो भी आपको सजेस्ट कर देगा कि हाँ हाँ हिंदी हाँ मीडियम में किसके अच्छे हैं, इंग्लिश मीडियम में किसके, और वो घर पे मतलब डिलीवर भी कर देते हैं। हाँ, ये अच्छा पायरेसी अच्छा, है लेकिन ठीक है, लेकिन अपन कोई कर ठीक है ठीक है। सकते थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैं। चल, और किसी का वो है बेटा कोई प्रश्न? हाँ ड्रीमर, आप बताएं कौन है बेटा, आपका नाम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ। सर मुझे ना मैंने फर्स्ट टाइम देखा 3 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चन। एक्चुअली अभी तक मैंने 250 वर्ड के क्वेश्चन लिखे, 300 वर्ड के लिखे हैं, बट ये मेरे लिए बहुत नया है, तो इसमें आपने मुझे बहुत दिक्कत यूपीएससी है। दिया है या एमपी में पुराने पैटर्न में आप थे, यानी? नहीं सर, मैंने यूपीएससी दिया है। अच्छा सो अच्छा। हाँ। सर मुझे इसमें बहुत दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता, पता इतना सारा होता है और लिखना कितना सा है। एंड जब मैंने 10 शब्दों का पहली बार पढ़ा तो मैं तो बहुत शॉक हो गई कि ये क्या है, 10 शब्दों में कैसे कैसे लिखना है। तो मुझे ये दोनों कुछ समझ में नहीं आए सर, और यूट्यूब पर भी मुझे इतना गाइडेंस मिला नहीं कि कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट, और एक दो वीडियो देखे तो मुझे लगा कि ये सब बकवास है, तो मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो और जो मेरे मेंटर है उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एमपीपीसीएस में कोई अगर हो गाइडेंस देने वाला तो उनसे थोड़ा सजेस्ट करो। सो दैट्स व्हाई आई जॉइन दिस प्रोग्राम। ठीक है, ओके। एंड सर मेरे पास एमपी स्पेशल हिस्ट्री जियोग्राफी का कोई भी कंटेंट नहीं है। एंड जो एमपी में जो सोशोलॉजी जो पार्ट है, एक पेपर इकोनॉमिक्स प्लस सोशोलॉजी मिलाकर एक खंड ब में कोई आई थिंक सेकंड पेपर में ही है, तो सर इसका भी मेरे पास कंटेंट नहीं है। ठीक है, आपके 2 प्रश्न हैं। पहला कि सर थीमागा को कैसे लिखना है। पहली बार जो यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, यूपीएससी दिया होता है, उनको इसमें कंफ्यूजन होता। तो इसके लिए मैंने यस। जो पहले ही आपसे बोला, मैं जस्ट इस मीटिंग के बाद आपको 4 वीडियो शेयर करूंगा। वो वीडियो भी यूट्यूब पे डले हुए हैं। दिक्कत उसको उसमें कितने लोगों ने देखा उससे काउंट मत करना, उसके अंदर जो बातें उससे काउंट करना, क्योंकि ज्यादातर लोग यूट्यूब पे 2 लाख व्यू है उसको ज्यादा पसंद करते हैं, 200 व्यू वालों को ज्यादा पसंद नहीं करते। मैं उनमें से एक हूँ, है ना। तो मुझे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। तो मैं, लेकिन उसमें जो वीडियो में जो बातें बोली हैं, अगर आपने उसको अप्लाई कर दिया तो आज के बाद से आपका ये प्रश्न नहीं रहेगा कि 3 मार्कर और 5 मार्कर कैसे लिखा जाता। उसमें एक एक बात का नोट्स बना लेना, उसको अपनी चीजों में छाप लेना, अपने दिमाग में छाप लेना, अपने सामने छाप लेना कि सर ने ये बात बोली थी कि थीम आकर में नाउन टाइप का कोई प्रश्न होगा, नाउन टाइप के प्रश्न को कैसे लिखना, थीम आकर में सिंगल लाइनर प्रश्न है वो कैसे लिखना, थीम आकर में थीम बेस्ड का प्रश्न क्या है। तो मैंने उसका बहुत माइक्रो लेवल पे उसमें वहां पे लिखने का प्रयास
प्रयास किया, माइक्रो लेवल में उसको बताने का प्रयास किया। तो पहली बात तो आप इसको करना है ना, वो वीडियो को देखना, आपके 4 घंटे जाएंगे लेकिन आपके कम से कम 400 घंटे या 4000 घंटे वो बचाएंगे। ये बात हर व्यक्ति करो, बहुत विश्वास के साथ, बहुत दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस विश्वास के साथ बहुत पहले बहुत लोगों को पढ़ाया और बहुत सारे लोग सिंसियर पढ़े हैं, वो उनका रिजल्ट आप 2019 में देख सकते हो, यानी है ना, उनका रिजल्ट प्रत्यक्ष देख सकते हो। तो एक बात तो ये करना, जो 4 वीडियो देख रहा हूँ बोल रहा हूँ, उन चारों वीडियो को पूरी तरह से देखना, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करना। एक बात, फिर कल से हम बात करेंगे जो आपका 3 मार्कर कैसे लिखा जाता है, 5 मार्कर कहाँ से किया जाता है, तो कल से बहुत बुनियाद से हम उसको शुरू करेंगे। आप पेन उठाओगे, आपके साथ चर्चा करेंगे, फिर उस पर कल हम बात करेंगे, कल से हमारा डिस्कशन उस पर रहेगा। तो एक तो वहां पे होगा अपना। दूसरा, हमारी जो बात आती है कि सर मेरे पास नोट्स नहीं है, आपके पास एमपी के कोई नोट्स नहीं है, सोशियोलॉजी का कोई नोट्स नहीं है, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। जब जो यूनिट चालू होगी वो पूरी नोट्स आपको कर दिए जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मेंस के हमारे द्वारा प्रदान कर दिए जाएंगे। उसमें कुछ बात ध्यान रखना, देखो हमारे ये नोट्स बने हैं, ये 2021 के साथ नोट्स, 2021 के आसपास हमने नोट्स बनाए थे। अब होता क्या है कि नोट्स को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। लेकिन 2022 के समय पे ऐसा कंसर्न मिला, जो अभी खासकर एग्जाम होने वाला है, कि हमें बिल्कुल समय नहीं मिला। ज्यादातर हमारे जो साथी हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उनका मेन से मैं नहीं चाहता था वो डिस्टर्ब हो, तो हमने नोट्स को अपडेशन करने का काम नहीं किया। लेकिन बेसिक समझ के लिए, बेसिक के लिए वो नोट्स आपको मोर देन इनफ होगा। आप उन नोट्स पे पर्याप्त तरीके से विश्वास कर सकते हो। उनमें करना क्या है, उनमें आपको क्या करना कि जब एक बार पढ़ लो तो किसी दूसरे नोट्स से उनको अपडेट कर लेना। तो A to Z एमबीपीएससी के A to Z मेंस के पूरे नोट्स आपको प्रदान कर लेंगे। आप सबसे पहले उन पे ट्रस्ट कर सकते हो, उनमें पूरी चीजें जो होंगी वो बेहतर मिलेंगी। लेकिन जब एक बार उनको पढ़ लो, फिर उसको अपडेट कर लेना। वो इतनी समझ आपके पास विकसित हो जाएगी कि इनको अपडेट कैसे करना है, कैसे करना। तो एक और बात, इसके लिए मैं पीवाईक्यू की जो किताब बोल रहा हूँ, हमारी पीवाईक्यू वाली जो किताब है एमबीपीएससी सॉल्व पेपर, वो किताब को आप जरूर रखना। तो उसमें आपको पता चलेगा कि लगभग सारे चीजें कवर हैं, ज्यादातर चीजें कवर हो। जो नहीं हो तो उससे नोट्स को अपडेट करना। अपडेट कैसे करना वो मैंने पहले बताया था, वो आपको बताया था कि आप जो 2-3 परंपरागत नोट्स हमारे चलते हैं उनसे आप उनको अपडेट कर सकते हो, यानी कि तो ये काम करना। तो आपके दोनों प्रश्नों का आई थिंक उत्तर आपको मिल गया होगा, है ना? ठीक है, समझ पाए जी आप सर, मेरी बात एंड को? मुझे जी बिल्कुल। हाँ? और सर मुझे करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछना था। जैसे मैं अभी तक तो विजन पढ़ रही थी, अब मैं एमपी के लिए क्या पढूं? एमपी के लिए करंट अफेयर्स में 2-3 चीजें पढ़ना, विजन यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आएगी, है ना। 2-3 काम करना। एक तो तथ्यवान वाले जो होते हैं उनकी किताबें आती हैं, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के लिए। एक दूसरी किताब आती है एग्जामपीडिया की किताब आती है, तो इन किताबों को आप पढ़ना। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के लोकल न्यूज़पेपर को पढ़ते रहना थोड़ा सा, है ना। वो लोकल न्यूज़पेपर आपको बाकी जगह पे भी मदद करेगा। एमपी का लोकल न्यूज़पेपर कोई भी डाउनलोड कर लो, अगर आप एमपी में नहीं हो, एमपी में हो तो एक लोकल न्यूज़पेपर पढ़ते रहना। एग्जाम जब आएगा उसके 1 महीने पहले, 2 महीने पहले तथ्यवान वाले भी अपनी किताबें निकालते हैं, ये एग्जामपीडिया वाले भी अपनी किताबें निकालते हैं, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन है जो अपनी किताबें निकालते हैं, उनको पढ़ना। इसके साथ एक और किताब आती है जिसका नाम है स्पीडी, तो स्पीडी की किताब को भी अवश्य पढ़ना, है ना। ये फैक्चुअल किताबें जो है वो प्री के करंट अफेयर्स के लिए आएगी। बात आई मेंस के करंट अफेयर्स के लिए, तो मेंस में करंट अफेयर्स का कंट्रीब्यूशन लगभग 2 से 3% ही है। इसके अलावा मेंस का करंट अफेयर्स का कोई मेंस में यूज नहीं होता। मेंस में जो करंट अफेयर्स का यूज होता है वो एक अलग टाइप का होता है, वो उसको हम दिन प्रतिदिन के आधार पर देखेंगे, है ना। वो आपको बता दूंगा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, उससे कोई मतलब नहीं। वो हम रोज देखेंगे कि उसका यूज कैसे होता है। जब जैसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो मैं उस समय पे बता दूंगा यूज कैसे होगा करंट अफेयर्स का। जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें यूज करेंगे, हम कहीं पर साइंस पढ़ेंगे तो उसमें यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी में। अभी मेंस के करंट अफेयर्स के लिए मत परेशान होना। वैसे भी जो एग्जामपीडिया होगी उससे मेंस का भी करंट अफेयर्स आपको बेसिक, अगर कुछ एक आध प्रश्न आएगा, वैसे मेंस में नहीं आता, आएगा तो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, ठीक थैंक है यू। ना। चलिए और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताओ बेटा, किसी का कोई भी प्रश्न हो, है ना, वो बताइए। कोई का भी कोई प्रश्न हो वो बता दीजिए। भोपाल में जो है वो सभी कोशिश करें कि ऑफलाइन आए, है ना। भोपाल में जितने भी साथी यहाँ पे हैं भोपाल से हैं, तो जरूर कोशिश करना कि आप ऑफलाइन आए, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि वहां पे एक प्रकार से मोटिवेशन बना रहता है रोज कुछ करने का, रोज